सुबह के 6:30 बजे सारे के सारे दोस्त किसी के हाथ में बैट और किसी के हाथ में बॉल पकड़कर कदम रखते हैं ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए। टीम्स बंटने के बाद टाइम आता है टॉस का। टॉस जीतो तो सीधा बैटिंग, नहीं तो बॉलिंग। तुम्हें लगता होगा टॉस तो बस लक है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट ये एक्चुअली में है प्रोबेबिलिटी। और यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हम इस एपिसोड 2 में काला सच जानेंगे। तो fasten your seat belts and get ready for the action. कॉलेज ब्रोशर्स देखे हैं? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है एवरेज पैकेज 15 lakhs। तुम खुश होकर एडमिशन ले लेते हो, 4 साल घिसते हो और जब प्लेसमेंट होती है तो हाथ में ऑफर लेटर आता है 3.5 LPA का। तुम सोचते हो साला मेरे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम नहीं हुआ, तुम्हारे साथ एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स हुआ है। सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा का सेंटर कहाँ है। मैं यूज करूंगा np.mean। बट इस मीन की एक प्रॉब्लम है। सिनेरियो देखो, तुम्हारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स को 3-3 लाख का पैकेज लगा, लेकिन एक शर्मा जी का बेटा है जिसे गूगल ने 1.5 करोड़ का पैकेज दे दिया। डेटा में सारे 3 और एक 150। अब इसका एवरेज निकालो, आएगा 18 lakhs। बाहर वालों को लगेगा कि कॉलेज बहुत अमीर है, पर सच्चाई ये है कि 90% लोग 3 लाख पे बैठी हैं। इस शर्मा जी के बेटे को हम कहते हैं आउटलायर। आउटलायर वो वैल्यू है जो बाकी डेटा से बहुत दूर है, और मीन की दिक्कत ये है कि वो आउटलायर्स की वजह से करप्ट हो जाता है। तो अब इस स्कैम से बचे कैसे? हमें चाहिए एक ऐसा टूल जिसे शर्मा जी के बेटे से कोई फर्क ना पड़े। मीडियन। मीडियन को वैल्यूज से मतलब नहीं है, उसे पोजीशन से मतलब है। मीडियन बोलता है शोर मत मचाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, और जो बंदा बिल्कुल बीच में खड़ा है वही हमारा सेंटर है। हमारे पिछले एग्जाम्पल में अगर हम 1.5 करोड़ वाले को इंक्लूड भी कर लें तब भी मीडियन 3 लाख ही आएगा। सच्चाई सामने आ गई। मीडियन वो जिद्दी दोस्त है जो हाइप में नहीं आता। एट द एंड, मीन इज फॉर आइडियल वर्ल्ड, मीडियन इज फॉर रियल वर्ल्ड। एक एआई है जो सर्वर लेटेंसी प्रेडिक्ट करता है। सर्वर ए की लेटेंसी हमेशा 50 ms रहती है, यानी स्टेबल। सर्वर बी कभी 10 ms देता है, कभी 900 ms, अनस्टेबल। दोनों का एवरेज सेम हो सकता है, लेकिन सर्वर बी प्रोडक्शन में तुम्हारा ऐप क्रैश करवा देगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पहले निकालते हैं वेरिएंस। पहले हर पॉइंट का मीन से डिस्टेंस निकालो, उसे स्क्वायर करो और एवरेज ले लो। कोड में लिख सकते हो np.var.data। बट नाउ वेरिएंस स्क्वायर मीटर्स में हो गया, हमें ओरिजिनल यूनिट वापस चाहिए। तो हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कोड में लिखोगे np.std.data। मीन टेल्स यू व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन टेल्स यू हाउ श्योर। chess.com पर अपनी रेटिंग चेक करो। तुमने नोटिस किया है कि दुनिया के 80% प्लेयर्स 400 से 1200 येलो के बीच में हार्ड स्टक क्यों हैं? मैग्नस कार्लसन सिर्फ एक है, और जिसने आज गेम इंस्टॉल किया है 400 येलो, वो भी बहुत कम है। ज्यादातर भीड़ बीच में है। अगर मैं दुनिया के सारे चेस प्लेयर्स को एक ग्राफ पर प्लॉट कर दूं, तो एक ऐसी शेप बनती है जो नेचर का सबसे बड़ा रूल है, अ बेल। इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये शेप गॉड मोड है। हाइट, IQ, शू साइज, बोर्ड एग्जाम मार्क्स, कार माइलेज, नेचर में ऑलमोस्ट हर चीज इसी कर्व को फॉलो करती है। सेंटर में सबसे बड़ा पहाड़ मीन और दोनों तरफ टेल्स। तो हमें इससे क्या, हम तो कोड लिख रहे हैं। दिक्कत ये है कि तुम्हारा ML मॉडल एक्चुअली एक लेजी इंसान है। अगर तुमने उन्हें ऐसा डेटा दिया जो अनइवन है, जैसे Amazon के प्रोडक्ट प्राइसेस जहां सब सस्ता है पर एक आइटम 5 लाख का है, तो मॉडल का मैथ अंदर से डंब हो जाएगा। कोड में हम इसे चेक करते हैं विजुअलाइजेशन से, displot.data। यहाँ हम सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली मैटप्लॉटलिब का कजन है, डेटा को सुंदर और इजीली विजुअलाइज करने के लिए। डिस्प्लॉट हमें डेटा का हिस्टोग्राम और शेप दिखाता है। अगर नहीं दिख रही, मतलब लेफ्ट या राइट अनइवन है, तो हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। हम लॉग ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ये उन बड़े वैल्यूज को स्क्वीज या कंप्रेस कर देता है ताकि उस टेढ़े ग्राफ को पीट पीट कर नॉर्मल बनाया जा सके। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है। हम डेटा को देख रहे हैं, पर डेटा आ कहाँ से रहा है, और क्या हम पास्ट के डेटा से आज का सच पता कर सकते हैं? यहाँ एंट्री होती है उस लॉजिक की। इमेजिन करो तुम शार्क टैंक में बैठे हो। तुम्हारे सामने एक बंदा आता है, हुडी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए है। क्वेश्चन है, क्या ये बंदा अगला मार्क जकरबर्ग है या फिर कोई स्कैमर है? तुम्हें नहीं पता। अभी के लिए तुम्हारी गट फीलिंग कहती है 90% स्कैमर है, 10% जीनियस है। इसे हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, तुम्हारी पुरानी सोच।
तभी वो मुंह खोलता है और बोलता है, मैं स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट हूँ। बूम! अचानक तुम्हारे दिमाग में प्रोबेबिलिटी बदल गई। जीनियस होने के चांस 10% से बढ़कर 40% हो गए। फिर वो अगली लाइन बोलता है, मैं क्रिप्टो प्रिडिक्शंस टेलीग्राम से करता हूँ। बूम! ग्राफ वापस नीचे गिर गया। स्कैमर होने के चांस 99% हो गए। ये जो तुम्हारे दिमाग में लाइव अपडेट चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन आने के साथ साथ ओपिनियन बदलना, यही है बेस थ्योरम। फॉर्मूला है P ऑफ A बाई B। इसका मतलब सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज हैपेंड। सोचो जीमेल का स्पैम फिल्टर कैसे काम करता है। जीमेल के पास कोई नहीं बैठा जो हर मेल पढ़ रहा है। वहाँ एक नाइव बेस क्लासिफायर है। ज्यादातर ईमेल्स काम के होते हैं। एविडेंस 1, सब्जेक्ट लाइन में कांग्रेचुलेशंस लिखा है, स्पैम प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। एविडेंस 2, सेंडर की आईडी में XYZ123 है, स्पैम प्रोबेबिलिटी शूट्स अप टू 95%। एविडेंस 3, मेल में क्लिक हियर टू क्लेम लिखा है, 100% स्पैम। मशीन ने मेल का मीनिंग नहीं समझा, उसने बस शब्दों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। डीप लर्निंग आने से पहले गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब इसी थ्योरम पर चल रहे थे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, मूवी रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सब बेस का खेल है। लेकिन रुको, डिसीजंस लेने में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक ऐसी गलती जो बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट्स को जॉब से निकलवा सकती है। वो है रिलेशनशिप्स को गलत समझना। दो चीजें साथ में चल रही हैं तो क्या वो दोस्त हैं या दुश्मन? लेट्स डिकोड द फाइनल बॉस। शार्क टैंक वाली पिच अभी खत्म नहीं हुई। फाउंडर एक और स्लाइड दिखाता है और बोलता है, देखिए शार्क्स, ये मेरा मैजिक डेटा है। जब जब मैं ऑफिस में ग्रीन टी पीता हूँ तब तब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली साथ में ऊपर जा रहे हैं। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी है, कल से हम 100 लीटर ग्रीन टी पियेंगे ताकि रेवेन्यू 100 गुना हो जाए। अगर तुम वहाँ इन्वेस्टर होते तो क्या करते? चेक फाड़ के मुंह पे मारते। मतलब कुछ भी। एक रूल याद रखो, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें साथ में चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। हो सकता है ग्रीन टी और रेवेन्यू दोनों इसलिए बढ़े क्योंकि विंटर सीजन आ गई थी। इस तीसरे फैक्टर को हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसे नापते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, df.coRR। ये फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनाता है, कौन किसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। वैल्यूज हमेशा -1 से +1 के बीच में होती हैं। +1 पॉजिटिव कोरिलेशन, बेस्ट फ्रेंड्स जैसे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, लाइक स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। -1 नेगेटिव कोरिलेशन, एनिमीज, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, लाइक फोन स्क्रीन टाइम वर्सेस प्रोडक्टिविटी। 0 कोरिलेशन, स्ट्रेंजर्स, कोई लेना देना नहीं। तो शार्क टैंक वापस चलते हैं। फाउंडर को बोलो, भाई ग्रीन टी पीने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता, पर शायद रेवेन्यू बढ़ने से तू ग्रीन टी अफोर्ड कर पा रहा है। डायरेक्शन मैटर करती है। सो दैट्स इट फॉर एपिसोड 2। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, तो अगले एपिसोड में और धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग।